साइंस के किड्स को एक दिन का खास तौर से वेट होता है। वो दिन होता है साइंस एग्जीबिशन। क्यों? क्योंकि साइंस एग्जीबिशन वो दिन होता है जिस दिन वो अपने टैलेंट का दुनिया के सामने, स्कूल के सारे स्कूल के सामने, बाकी पूरे बच्चों के सामने अपने टैलेंट का लोहा मनवाते हैं, प्रेजेंट करते हैं अपने टैलेंट को डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स प्रोजेक्ट्स बनाकर। और उनको कंपटीशन भी होता है उनके बीच में कि उनको फर्स्ट प्राइज मिलेगा कि सेकंड मिलेगा कि थर्ड मिलेगा और या फिर कॉन्सोलेशन प्राइज मिलेगा। तो साइंस एग्जीबिशन कब होता है आपको पता है? और नेशनल साइंस डे। और ये नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं अपने स्कूल्स में? ये करते हैं ऑन नेशनल साइंस डे, दैट इज ऑन 28 फरवरी एवरी ईयर। 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? लेकिन इसके पीछे कारण ये है कि ऑन 28 फरवरी इट वॉज दैट डे ऑन विच हमारे देश के एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम सीवी रमन है। तो सीवी रमन था, मतलब अभी तो जिंदा नहीं है, तो सीवी रमन ने पूरी दुनिया के सामने एक स्पेशल रिसर्च की थी और वो थी रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट दुनिया के सामने इस डेट को उन्होंने प्रेजेंट किया था 28 फरवरी को। तो इसलिए उनको ऑनर देने के लिए हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। ओके, तो नेशनल साइंस डे के दिन एग्जीबिशन होता है, साइंस एग्जीबिशन। बूझो और पहेली के स्कूल में भी होता है। लास्ट ईयर जब हुआ तो उन्होंने एक ही ग्रुप में काम किया, एक ही ग्रुप में काम किया, दोनों ने बहुत मेहनत की। आप भी मेहनत करते हो ना एग्जीबिशन की तैयारी करने के लिए, कुछ कुछ तो कई महीनों से तैयारी कर रहे होते हैं। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उनके हार्ड वर्क ने उनको अल्टीमेटली, दोनों ने एक ही ग्रुप में काम किया और दोनों को मिला कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज। वाह! और जब फर्स्ट प्राइज मिला तो उनके मॉडल को देखकर प्रिंसिपल सर बड़े खुश हुए और उन्होंने उसके साथ एक्स्ट्रा क्या दिया, उनको एक कैश प्राइज भी दे दिया। कैश प्राइज मतलब नकद कैश। वाह! अब नकद कैश प्राइज भी उनको मिल गया तो बड़े खुश हो गए दोनों के दोनों कि उनकी तो डबल लॉटरी मिल लग गई उनकी। तो एक तो मिला उनको प्राइज, दूसरा उनको कैश प्राइज मिल गया। प्राइज में उनको मिला सर्टिफिकेट एंड मेडल, लेकिन अब कैश प्राइज भी मिल गया। अब दोनों सोच रहे हैं कि क्या करें इस कैश प्राइज का। तो एक प्लान आया उनके दिमाग में। मम्मी पापा तो हमेशा अपने किड्स के लिए कुछ ना कुछ परचेज करते रहते हैं ना, कभी तो गिफ्ट्स के रूप में, कभी कोई जरूरी चीज के फॉर्म में। तो इस बार उनके पास था पैसा, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं। तो वो चले अपने घर के पास की एक क्लॉथ शॉप में। क्लॉथ शॉप में जब पहुंचे तो उन्होंने तो देखा कि वहां तो वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स है, इतनी ज्यादा वैरायटी है। वो तो कंफ्यूज हो गए, अब क्या करें, क्या परचेज करें। तो शॉपकीपर अंकल ने बोला कि बेटा आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर करता हूं। तो मेरे पास क्लॉथ्स भी हैं और फैब्रिक्स भी हैं। दो चीजें बताई उन्होंने, क्लॉथ्स भी हैं, फैब्रिक्स भी हैं। तो पहले इनके बारे में आपसे बात करते हैं, ये दोनों चीजें क्या हैं। तो क्लॉथ का मतलब, जैसे मैंने शर्ट पहनी ना, दिस शर्ट, दिस इज ए क्लॉथ। आपने जो टी शर्ट पहनी है वो भी क्या है, एक क्लॉथ। तो मेरी जो शर्ट है वो एक क्लॉथ है। वो किससे बनी है? ये बनी है पॉलिएस्टर से। ओके, इसमें थोड़ा सा कॉटन भी मिक्स है, थोड़ा सा पॉलिएस्टर भी मिक्स है। कुछ लेकिन प्योर कॉटन की भी बनी होती हैं, कुछ प्योर पॉलिएस्टर की भी बनी होती हैं। ओके, तो अलग अलग तरह के जो मटेरियल का नाम है ना, वो मैंने पॉलिएस्टर बोला, मैंने कॉटन बोला, तो वो क्या है, फैब्रिक। तो फैब्रिक से क्या बनी, क्या बनी मेरी शर्ट। फैब्रिक को काटा गया, फिर अलग तरह से उसको जोड़ा गया, तब जाके क्या बन गया, एक क्लॉथ बन गया। ओके, तो हम टेलर अंकल के पास जाते हैं, क्या लेके जाते हैं उनके पास, क्लॉथ। फिर वो हमें क्या, सॉरी सॉरी, हम क्या लेके जाते हैं उनके पास में, फैब्रिक। फिर हमें वो क्या देते हैं, क्लॉथ। तो आप समझ गए फैब्रिक एंड क्लॉथ में डिफरेंस। फैब्रिक क्या है, अनस्टिच, स्टिच नहीं किया उसको, सिलाई मशीन से उसको सिला नहीं गया है। और जब इसकी स्टिचिंग कर दी, आपके लिए आपकी ड्रेस बना दी गई, तो वो क्या बन गया, उसका एक क्लॉथ बन गया। तो उन्होंने देखा शॉप में, क्लॉथ शॉप में अलग अलग वैरायटी के क्लॉथ्स थे। शॉपकीपर अंकल ने उनको बताया कि मेरे पास साड़ी भी है, मेरे पास शॉल्स हैं, मेरे पास मफलर हैं, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स हैं, क्लोथ्स हैं। अब वो काफ़ी देर तक कंफ्यूज रहे। उसके बाद में अल्टीमेटली उनको जब पता लगा कि इतनी सारी वैरायटी है,
तो बहुत खुश हुए, एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा कि वाह आज हमें मौका मिला पेरेंट्स के लिए कुछ परचेज करने का। अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया पेरेंट्स के लिए दो चीज़ें लेने का। पापा के लिए उन्होंने लिया वूल का बना मफलर लपेटने के लिए गले में। मम्मा के लिए उन्होंने खरीदी एक साड़ी, किसकी बनी हुई, कॉटन की। तो ये दोनों चीज़ें खरीद के लेकर आए और पेरेंट्स को उन्होंने गिफ्ट किया और उनको सरप्राइज भी कर दिया। वाह! तो ये तो बूझ और पहेली की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई। उन्होंने प्राइज जीता, उसका रिजल्ट। लेकिन अब शुरू होती है असली वाली कहानी। क्या कहानी? अब उन्होंने दो चीज़ें लेकर आए। एक तो लेकर आए वो मफलर जो वूल का बना था, साड़ी लेकर आए वो कॉटन की बनी थी। तो अब उन्होंने अपने घर में देखा कि शॉप में इतनी वैरायटी, तो मेरे घर में कोई वैरायटी है क्या? तो उन्होंने देखा बेडशीट, ये भी किसी फैब्रिक की बनी है। कर्टेन, ये भी किसी फैब्रिक का बना है। उन्होंने देखा कि उनके स्कूल का बैग, वो भी किसी फैब्रिक का बना है। उन्होंने देखा गनी बैग, गनी बैग जानते हैं? ये देखिए गनी बैग, ये भी किसी फैब्रिक का बना है। तो उनके आसपास बहुत सारी चीजें उन्होंने देखी जो अलग अलग तरह के फैब्रिक्स की थी। तो फैब्रिक्स में तो बहुत सारी वैरायटी है। ये कॉटन भी देखा उन्होंने सिल्क भी देखा। उन्होंने देखा कि कॉटन भी है, सिल्क भी है, उन्होंने देखा कुछ सिंथेटिक भी है। तो ये कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं इस चैप्टर में। उन्होंने देखा कि अपने घर में ही इतने सारे वैरायटी है फैब्रिक्स की। कर्टेन अलग तरह के फैब्रिक का बना है, बेडशीट अलग तरह की फैब्रिक की बनी है, आपका स्कूल बैग अलग तरह के फैब्रिक का बना है, आपके घर में गनी बैग रखा है वो अलग तरह के फैब्रिक का बना है, आपकी शर्ट अलग तरह के फैब्रिक की बनी है। सो दीज डिफरेंट टाइप्स के जो फैब्रिक्स हैं, आपको एक काम दे रहा हूँ एक्टिविटी करने के लिए। ओके, आपको क्या करना है, यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स फ्रॉम योर नियर बाई। आपके घर में, आपको आसपास में कहीं पर भी डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक मिलते हैं, उनके एक एक सैंपल कलेक्ट कीजिए और अपनी नोटबुक में पेस्ट करिए, चिपका दीजिए। उसके बाद में उनको लेबल करिए। आपको नहीं पता तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से हेल्प लेके उनके नाम नोट कीजिए। क्या? कोई होगा कॉटन का मतलब सूती, कोई होगा सिल्क का मतलब रेशम, कोई होगा वूल का मतलब ऊन का बना हुआ, हो सकता है कोई सिंथेटिक भी हो। तो आप उनको लेबल कीजिए कौन कौन से फैब्रिक आपने कलेक्ट किए। है ना वंडरफुल काम? अच्छा, तो बात हम ये करते हैं कि ये एक्चुअली फैब्रिक जो हम बात कर रहे हैं वो बने किसके हैं। तो इसके लिए हमें उस फैब्रिक को, शर्ट का जो फैब्रिक है उसको बड़ा करके देखना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ा किससे करते हैं हम? हमारे पास इसके लिए होती है मैजिकल डिवाइस। मैजिकल नहीं होती एक्चुअली, वो एक साइंटिफिक डिवाइस है और उसका नाम है जादू वाली मैग्नीफाइंग ग्लास डिवाइस। तो जादू वाली नहीं है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस होता है उसके अंदर। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं फैब्रिक को। वाओ, क्या दिख रहा है आपको? इसमें तो बहुत सारा जाल बिछा हुआ है। इसमें तो ऊपर से नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाल बिछा हुआ है बहुत सारा। तो ये जाल किसका बना हुआ है, इसकी बात करते हैं हम लोग। मैग्नीफाइंग ग्लास ने दिखाया कि हमारी जो शर्ट है वो तो एक जाल से बनी हुई है। ये इतना जो बड़ा सा नेटवर्क जो नजर आ रहा है वो है क्या? तो उसके लिए आपने जो सैंपल कलेक्ट किए हैं, आप उन सैंपल में से किसी एक में कोई लूज ऐसे स्ट्रेन निकला होगा, कोई ना कोई। जैसे मैं दिखाता हूँ, यस, ये देखो मेरी शर्ट पे यहाँ से स्लीव से एक स्ट्रेन निकला हुआ है। ये क्या है? ये धागा है। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं YARN, यार्न। तो ये यार्न है ना, आप इसको अलग करके अपने उस सैंपल से मैं निकालूंगा तो मेरी शर्ट में निशान बनेगा, यहाँ से धागा निकल जाएगा। सो कोई लूज सैंपल है ऐसा, जो कटा हुआ सैंपल अलग से उसमें निकाल के देखिए। तो मतलब क्या हुआ कि जो क्लोथ है, जिस फैब्रिक का बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है? ऐसे बहुत सारे यार्न्स के एक जाल का। तो यार्न्स के धागों के जाल का बना हुआ है कपड़ा, क्लोथ। तो ये यार्न्स है, ये किसके बने होते हैं फिर? ओए, फिर नया क्वेश्चन आ गया। तो इस यार्न के बारे में बात करते हैं कि ये यार्न किसका बना हुआ है। ये यार्न किसका बना हुआ है, ये जानने के लिए आपको यार्न चाहिए पहले तो। ओके, तो यार्न आपने निकाल लिया है, जैसे कि मेरे पास ये वाला है, आपने यार्न निकाल लिया। ओके, अब क्या करना है, आपको इस यार्न को टेबल पर रखना है। टेबल पर रख लीजिए या फ्लोर पर रख लीजिए। ओके, एक हार्ड सरफेस पर रख लिया।
अब क्या करना है, आपके आपके यार्न के एक एंड को आपको अपने थंब से प्रेस करके रखना है और दूसरे एंड को अपने नेल से, नेल नाखून NAIL, नेल से स्क्रैच करना है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग। अब बार बार स्क्रैच करेंगे तो आपको कुछ स्पेशल दिखेगा। कुछ दिखा? क्या दिखा? क्या हुआ? ये यार्न तो बहुत पतले पतले, लॉट ऑफ मैनी थिन स्ट्रैंड्स में बट गया। मतलब यार्न अकेला नहीं है, वो तो बहुत सारे पतले पतले स्ट्रैंड से बना हुआ है। ये है क्या? इनका नाम है फाइबर्स। तो यार्न किसका बना हुआ है? फाइबर्स का। ऐसा ही कुछ आपने तब देखा होगा जब आपकी मम्मा ने बोला होगा, बेटा शूइंग मशीन के लिए, सिलाई मशीन के लिए जो सुई होती है ना, उसमें थ्रेड पिरोना होता है। थ्रेड, धागा, उस धागे को क्या बोलते हैं? थ्रेड, THREAD। ये यार्न नहीं है, ये थ्रेड है। अरे दोनों में डिफरेंस है। ये वाला धागा, हिंदी में इसको धागा बोलते हैं और उसको भी धागा बोलते हैं, लेकिन ये धागा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यार्न। और वो धागा जो स्टिचिंग के लिए, सिलाई मशीन में कपड़े सिलने के लिए काम आता है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? धागे को, उसको बोलते हैं थ्रेड। दोनों में डिफरेंस क्या है? थ्रेड और यार्न। तो यार्न तो ये वाला, और थ्रेड वो वाला जिससे कि कपड़े सिले जाते हैं, वो काफी ज्यादा लंबा होता है। वो यार्न का ही बना होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लंबा होता है। तो थ्रेड किसका बना हुआ है? यार्न का। वो काम आता है स्टिचिंग के लिए, शूइंग मशीन में कपड़े सिलने के लिए काम आता है। और यार्न, यार्न से क्या बनते हैं? फैब्रिक। ओके। तो उस वक्त क्या होता है, जब सुई में, उसकी सुई की जो नीडल की जो आई होती है, उसमें थ्रेड डालने के लिए आपको बोलती है मम्मा कि बेटा ये डालना है यार। तो कई बार प्रॉब्लम क्या होती है, डाल ही नहीं पाते आप। क्या होता है, इसके उस धागे के एंड पर, उस थ्रेड के एंड पर वो कई थिन पतले पतले स्ट्रैंड्स में बटा होता है वो भी। जैसे कि हमने अभी स्क्रैच करके अलग किया ना, बहुत सारे स्ट्रैंड्स मिले यार्न के, वैसे उस थ्रेड के भी एक एंड पे बहुत सारे स्ट्रैंड्स होते पतले पतले। तो उनके कारण वो काफ़ी डिफिकल्टी होती है। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद में, या फिर हम उसको काट देते हैं या उसको थोड़ा हम गीला करते हैं, उसके बाद में सारे के सारे स्ट्रैंड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाके हम सुई में, सुई की आँख में, निडल की जो आई है उसमें थ्रेड डाल पाते हैं। ओके। तो वहाँ पर भी थिन स्ट्रैंड्स हैं। वो थिन स्ट्रैंड्स भी क्या हैं? फाइबर्स। तो यार्न या थ्रेड दोनों किससे बने हैं? थिन स्ट्रैंड्स से। हमने बात की क्लॉथ से शुरू। क्लॉथ मतलब जैसे मेरी शर्ट, क्लॉथ किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं। जैसे कि कॉटन, हमने एग्जाम्पल के बारे में बात की थी, फैब्रिक। फिर फैब्रिक किससे बना? हमने देखा ये फैब्रिक किससे बना है? ये जो निकला धागा, यार्न, यार्न से बना है। और यार्न को सिला किससे जाता है? इसकी स्टिचिंग, इसकी शूइंग किससे करते हैं? दूसरे धागे से। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थ्रेड। ओके, यार्न। अब ये यार्न किससे बनता है? ये बनता है फाइबर्स से। ये हमने जान लिया, थिन स्ट्रैंड्स। अब ये फाइबर्स वो कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जो वैरायटी की बात कर रहे हैं वो बात अब हम करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं मेनली। नेचुरल, द वर्ड इज नेचुरल, एंड सेकंड इज सिंथेटिक। तो नेचुरल वर्ड किससे बना है? नेचर से, और सराउंडिंग, हमारे आस चारों तरफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो उनसे मिलने वाले जो फाइबर्स हैं उनको तो बोलते हैं नेचुरल, फ्रॉम नेचर। नेचर से बना है वर्ड नेचुरल। ई हट गया और AL उसमें जुड़ गया। देखो ये ई हटा और उसके साथ इसकी जगह पे क्या जुड़ गया? AL। तो नेचुरल वर्ड बन गया। तो नेचर का मतलब हमारे सराउंडिंग से, प्लांट से, एनिमल से मिलने वाले फाइबर्स, दोज आर नोन एज नेचुरल फाइबर। ये डेफिनेशन भी होगी नेचुरल फाइबर्स की, द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड, जो मिलते हैं फ्रॉम द नेचर, आर नोन एज नेचुरल फाइबर्स। एंड सेकेंड टाइप दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स का दूसरा नाम है आर्टिफिशियल फाइबर्स। एक तीसरा नाम भी है मैन मेड फाइबर्स। मतलब क्या हुआ इनका? दैट दीज आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर। वो नेचर से नहीं मिलते, वो प्लांट्स और एनिमल से नहीं मिलते। तो वो किससे बनाए जाते हैं? मेड फ्रॉम केमिकल्स। उनमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे आगे इसके बारे में बात कर रहे आएंगे। तो केमिकल से बनाया जाता है, इसका मतलब नेचर से नहीं मिलता है। तो इनका सोर्स क्या हुआ? आर्टिफिशियल।
केमिकल्स, इसलिए इनका नाम है सिंथेटिक। इनके एग्जांपल्स की बात कर, देखिए एग्जांपल पॉलिएस्टर जैसे मेरी शर्ट, नाइलॉन, एक्रिलिक, रेयन। आपने इनमें से कुछ के तो नाम सुने होंगे लेकिन बाकी के नहीं सुने होंगे, हो सकता है। ओके, तो इनके बारे में जो सिंथेटिक वाला है इसके बारे में हम बात करें क्लास 8th में। तो आपके लिए इस साल बस इतनी ही बात करनी थी, इसके आगे इसके बारे में बात नहीं करनी। खास बात यह है, एक और सुन लीजिए कि जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल से बनाए जाने वाले सिंथेटिक फाइबर्स, ये बहुत पुरानी कहानी नहीं है, ये करीबन 100 ईयर्स की ही कहानी है। इसके पहले इनके बारे में किसी को दुनिया में किसी को पता नहीं था। सब कौन से फाइबर्स के कपड़े पहनते थे उसके पहले? नेचुरल फाइबर्स। तो करीबन 100 सालों की कहानी ये वाली है, लेकिन ये आज बहुत बहुत ज़्यादा यूज इनका होता है। तो 100 सालों के पहले किसका इस्तेमाल होता था? नेचुरल फाइबर्स का। तो ये नेचुरल फाइबर्स किससे मिलते हैं? नेचर से। नेचर में मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दो तरह के फाइबर्स होंगे नेचर से मिलने वाले, नेचुरल फाइबर्स। ये फिर से दो तरह के। तो पहले हमने देखा कि फाइबर दो तरह के, नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। फिर सिंथेटिक फाइबर तो एक ही तरह के होते हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। नेचुरल फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स से मिलने वाले, उनके फिर से दो और टाइप्स हैं, क्योंकि वो दो तरह से मिलते हैं, प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल्स से मिलते हैं। तो दो टाइप्स हो गए, पहले प्लांट फाइबर्स और सेकेंड एनिमल फाइबर्स। तो प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स को प्लांट फाइबर्स बोलते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल फाइबर्स। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वो प्लांट फाइबर। इनके एग्जाम्पल देखिए, कॉटन जिसको हम सूती कपड़ा बोलते हैं ना, जूट, इसको जूट को हिंदी में पटसन बोलते हैं। फ्लैक्स, फ्लैक्स को लिनसीड बोलते हैं, अलसी बोलते हैं। हेम्प, हेम्प को भांग भी बोलते हैं। फ्लैक्स का, लिनसीड के जो कपड़े होते हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और नाम भी होता है लिनेन, LINEN, लिनेन, लिनेन के कपड़े। और ये हेम्प, भांग, ओ, इससे मेडिसिन भी बनती है। इनसे मारिजुआना, चरस, हशीश जैसी नशीली दवाइयां भी बनती है और इससे फाइबर भी बनता है। वाह! तो ये तो हो गए प्लांट्स फाइबर्स, जो प्लांट्स के सोर्स से मिलते हैं। दूसरे हैं एनिमल फाइबर, ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एग्जाम्पल देखिए इनके, वूल, सिल्क। वूल को हिंदी बोलते हैं ऊन, सिल्क को हिंदी बोलते हैं रेशम। तो वूल के बारे में बात करें थोड़ी सी, फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। फ्लीस का मतलब सॉफ्ट हेयर्स, मुलायम बाल किसकी बॉडी पर पाए जाते हैं? शीप, भेड़, गोट, बकरी, कैमल, ऊंट, लामा एंड एल्पेका। तो आप इनके साथ साथ जो पिक्चर दिख रही है यहाँ पर, उनको भी देखते गए थे ना, शीप, गोट, कैमल, लामा एंड एल्पेका। तो ये एनिमल्स से फाइबर्स मिलते हैं, तो इसलिए वो उसका नाम है वूल। एनिमल सोर्स है तो एनिमल फाइबर। दूसरा एग्जाम्पल है सिल्क, रेशम। तो रेशम किससे मिलता है? ड्रॉन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ये जो सिल्क वॉर्म के आपको कोकून दिख रहे हैं ना, गोल मटोल, इन कोकून से ड्रॉ किया जाता है, खींचकर बनाया जाता है किसको? सिल्क नाम के फाइबर को, रेशम को। तो ये एग्जाम्पल हो गए एनिमल फाइबर्स के, दो एग्जाम्पल, वूल एंड सिल्क। तो ये एनिमल फाइबर्स के बारे में भी हमें क्लास 6th में नहीं बात करनी इससे ज्यादा। कब करेंगे बात इनके बारे में? इन क्लास 7th। ये क्लास 8th में बात करेंगे, ये क्लास 7th में बात करेंगे, और इनके बारे में बात करेंगे क्लास 6th में। इनके बारे में हम बात करेंगे इसी साल और इसी चैप्टर में। तो 6th क्लास में बात करेंगे हम केवल दो नेचुरल फाइबर्स की, वो भी कौन से वाले? प्लांट फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर्स के बारे में बात करेंगे हम 7th क्लास में, और केमिकल्स वाले फाइबर्स के बारे में बात करेंगे 8th क्लास में। और खास बात यह कि चैप्टर का नंबर तीनों में क्या है? 3rd। वाओ! फाइबर्स टू फैब्रिक्स वाला चैप्टर 3rd नंबर, तीनों ही क्लास में, 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी। ओके, तो हम प्लांट वाले नेचुरल फाइबर्स की बात करेंगे। तो पहला फाइबर है वो, दैट इज कॉटन। कॉटन की बात करेंगे, कॉटन का फाइबर। तो ये कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले तो फ्रॉम, कहाँ से मिलता है? फ्रॉम कॉटन प्लांट, क्योंकि प्लांट फाइबर है तो कॉटन के प्लांट से मिलता है। ग्रोन इन फील्ड, जो खेतों में उगाते हैं, डेफिनेटली खेतों में उगाते हैं प्लांट को। वेयर, कहाँ उगाया जाता है, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए,
उस प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो दो कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन, मिट्टी कैसे होनी चाहिए, ब्लैक, काली मिट्टी, ब्लैक सोइल होनी चाहिए, ओके। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, वार्म क्लाइमेट, क्लाइमेट गर्म होनी चाहिए, वहां का जो टेम्परेचर है साल भर, मतलब साल भर का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की बात करें, तो वहाँ तो साल भर ज़्यादातर टेम्परेचर डाउन रहता है, तो वो क्लाइमेट इसके लिए अच्छी नहीं होती। इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए, जैसे कि हमारा जो वेस्टर्न इंडिया है या फिर सदर्न इंडिया है, या हम बात करें मिडिल इंडिया है, यहाँ जो टेम्परेचर है वो मोस्टली कैसा रहता है, वार्म रहता है। तो यहाँ पे इसके लिए बेस्ट कंडीशन होती है। तो दो कंडीशंस वाले, तो इन अपने इंडिया में जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉटन के प्लांट्स का होता है वो है गुजरात नंबर 1 पर है, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में 4th नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5th नंबर पे मध्य प्रदेश। तो ये 5 स्टेट्स, इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि हमने बात की टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा, ठीक है, और सोइल कैसे होनी चाहिए, ब्लैक, ओके। अब इसका कॉटन का जो प्लांट ग्रो होता है तो कॉटन के जो फ्रूट लगते हैं, वाह, कॉटन के फ्रूट लगते हैं, तो वो फ्रूट है ना उसका नाम है कॉटन बॉल, कॉटन बॉल, ये BOLL है, ये बॉल की स्पेलिंग BALL, वो वाली बॉल नहीं है, ये BOLL, इसको कॉटन बॉल बोलते हैं। ये कॉटन बॉल का साइज देखिए कितना होता है, साइज ऑफ ए लेमन, फिगर में देखिए, साइज ऑफ ए लेमन, लेमन के साइज जितना बड़ा होता है, लेमन नहीं होता लेकिन साइज उतना ही बड़ा होता है। तो इस फ्रूट की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉटन के प्लांट में उसके फ्रूट से ही कॉटन का फाइबर मिलता है, इसलिए हम उसके फ्रूट की बात कर रहे हैं। तो जब ये फ्रूट पक जाते हैं, जैसे मैंगो का फ्रूट पक जाता है तो पिलपिला हो जाता है, कुछ फ्रूट है वो फट जाते हैं, फलियां फट जाती हैं, तो कॉटन का जो फ्रूट है बॉल, वो भी बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग, जब वो पक जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो बर्स्ट फटकर वो ओपन हो जाता है, बर्स्ट ओपन मतलब फटकर ओपन हो जाता है। सीड्स कवर्ड बाय कॉटन फाइबर्स, तो जब वो ओपन होता है तो क्या दिखता है अपने को, उसके अंदर सीड्स है ना, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड्स, तो वो सीड्स किससे कवर दिखाई देते हैं अपने को, कॉटन के फाइबर से कवर दिखाई देते हैं। और जब ये कंडीशन आती है, जब उसके जो कॉटन बॉल्स हैं उस खेत में कॉटन की बॉल्स बर्स्ट ओपन हो गई हैं और वो कॉटन फाइबर नजर आ रहा है सीड्स के दौरान, सीड्स के से कवर, सीड को कवर करके रखा है, उस खेत को अगर देखा जाए, दूर से देखा जाए तो क्या लगेगा, वाह, पूरे खेत में स्नोफॉल हो गया है, बर्फ बिछी हुई जैसे, तो कितना सुंदर सीन होता है ना वो वाला, ओके। अब कॉटन की बॉल्स को पिक किया जा सकता है, क्योंकि वो फट चुकी है, वो तैयार हो गई है कॉटन की बॉल्स, उनके अंदर जो कॉटन है वो रेडी हो गया है, तो उस कॉटन की बॉल्स को पिक कर लिया जाता है प्लांट से। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए फाइबर, तो कॉटन के बॉल्स को पिक तो कर लिया, लेकिन ये जो कॉटन की बॉल्स हैं इनमें क्या है, सीड्स भी हैं और फाइबर्स भी है, तो दोनों एक साथ हैं, तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, जिससे कि सीड्स बीच में नहीं आएंगे, हमें तो क्या चाहिए, फाइबर्स। ये सीड्स तो किस काम आएंगे, नेक्स्ट प्लांट के लिए, लेकिन हम बात करें फाइबर्स के बारे में, तो हमें फाइबर चाहिए ना, कॉटन का फाइबर, जिससे कि कॉटन के बाद में कपड़े बनेंगे, तो कॉटन के फाइबर की प्राप्त करने के लिए हमें इन सीड्स को अलग करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एक स्पेशल नाम उसका, सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स। कॉटन के जो फाइबर्स हैं इनको अलग करना पड़ेगा, किससे अलग करना पड़ेगा, फ्रॉम द सीड्स, जो सीड्स उसके साथ ही फ्रूट के अंदर जो सीड्स थे तो उनसे अलग करना पड़ेगा, इज नोन एज जिनिंग। नाम देखिए, GINNING, जिनिंग। तो जिनिंग के द्वारा जो मेथड दोनों को अलग करने का, कॉटन के फाइबर्स को सीड से अलग करना, दिस मेथड इज नोन एज जिनिंग। और ये जिनिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक तो जो ट्रेडिशनल तरीके से पहले से इस्तेमाल की जाती रही है वो, और सेकेंड वाली जो मॉडर्न मेथड है, तो पुराने जमाने से इस्तेमाल की जा रही है वो मैनुअल मेथड है। मैनुअल का मतलब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके ही उनको अलग कर लेते हैं, सीड्स अलग और फाइबर्स अलग, तो बाई हैंड्स, या कई बार कॉम्स, जो आप फिगर में देख रहे हैं वहां पे कॉम्स का इस्तेमाल भी किया जाता है इन दोनों को अलग करने के लिए। कॉम्स का मतलब कंघे, तो बड़े बड़े कंघे, ये बालों वाले कंघे नहीं है, ये देखिए बड़े बड़े कंघे हैं, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक्चुअली वो भी हाथों का इस्तेमाल किया जाता है, तो बाई हैंड, तो ये मैनुअल हो गया जिसमें हम अपने हाथों की मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सॉरी, नेक्स्ट वाला देखिए, मैकेनिकल में जो नेक्स्ट मेथड है, जो नए जमाने की मेथड, मैकेनिकल जो वर्ड है वो किससे बना है, एक्चुअली मशीन्स से बना है वो वर्ड। तो एक्चुअली मैकेनिकल में होता क्या है, मशीन्स का इस्तेमाल ही होता है, तो मशीन का इस्तेमाल होता है, उसमें इंसान को अपनी
जो हाथों की जो मेहनत है हाथों से अलग करना वो नहीं करना पड़ता। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, इसमें बाई हैंड्स होता है, इसमें बाई मशीन्स होता है। दूसरी बात, मैनुअल वाले में मोर टाइम, जब हाथों का इस्तेमाल करके कोई मजदूर लगाए जाएंगे तो मजदूर जो वर्कर्स होंगे काम करने वाले, कितने सारे लोग लगेंगे, उनको बहुत टाइम लगेगा सीड्स को फाइबर से अलग करना, सीड्स को अलग करना, फाइबर्स को अलग करना, कितना टाइम लगेगा इसके अंदर जिनिंग के काम में। लेकिन मशीन्स के द्वारा लेस टाइम, तो इसमें मोर टाइम लगेगा, उसमें लेस टाइम। लेस का मतलब कम टाइम लगेगा, मोर मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। उसी तरह से मोर लेबर, और मजदूरी बहुत सारी करवानी पड़ेगी, बहुत सारे लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मशीन से काम कराएंगे तो बहुत कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेस लेबर। लेबर का मतलब मेहनत, मजदूरी कम करवानी पड़ेगी। तो ये हमने बात की किसके बारे में, फर्स्ट प्लांट फाइबर के बारे में, जिसका नाम क्या है, कॉटन, जिसपे हमें क्या मिल गया, फाइबर मिल चुका है। अब बात करेंगे सेकेंड वाले फाइबर, जिसका नाम है जूट। सेकेंड जो प्लांट फाइबर है वो है जूट। तो जूट का कैसे प्रोडक्शन किया जाता है और कैसे फाइबर मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। जूट को हिंदी में पटसन भी बोलते हैं। सो फ्रॉम किससे मिलेगा, जूट प्लांट, क्योंकि प्लांट फाइबर है। सो फ्रॉम जूट प्लांट, ग्रोन इन, कहाँ उगाया जाता है, सॉरी कब उगाया जाता है, किस में उगाया जाता है, रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में क्यों उगाते हैं, कारण वो हम आगे बात करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, याद रखिएगा तो ये पॉइंट आएगा। तो कि बारिश के मौसम में क्यों उगाते हैं, वेयर, कहाँ उगाते हैं इंडिया में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, बिहार में एंड असम में, ये 3 स्टेट्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका इसको ग्रो किया जाता है। हार्वेस्टिंग, जब ये पक जाता है प्लांट, तो कौन सी स्टेज में हार्वेस्टिंग कब की जाती है, हमने बात की थी कॉटन के बारे में, कॉटन की बॉल्स जो फट जाती हैं, बर्स्ट ओपन होती हैं, तब उनको पिक करते हैं। लेकिन जब हम जूट की बात करते हैं तो इनको कब, इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, तो इनकी हार्वेस्टिंग कब की जाती है, फ्लावरिंग स्टेज में ही कर लेते हैं। जब उसमें फ्लावर्स आते हैं तभी इनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब इनकी फसल को काट लेते हैं। इनके फ्रूट्स का वेट नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली फाइबर्स, जो जूट का फाइबर्स है वो किससे मिलता है, वो मिलता है पार्ट ऑफ द प्लांट, किससे, स्टेम से मिलता है। तो स्टेम की जरूरत है, इसमें सीड की जरूरत नहीं है, इसमें फ्रूट की जरूरत नहीं है। तो जब प्लांट में फ्लावर्स आते हैं उस वक्त इन प्लांट की हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, मेथड कैसे, स्टेम्स आर इमर्स्ड, क्योंकि स्टेम चाहिए तो स्टेम का क्या करते हैं, इमर्स मतलब डुबो दिया जाता है, डुबो कर रख दिया जाता है स्टेम्स को, प्लांट के स्टेम्स को डुबो कर रख दिया जाता है, कहाँ, इन वाटर, पानी में डुबो कर रख दिया जाता है, फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। अब आपको याद आया, मैंने बोला था कि क्यों रेनी सीजन में इनको उगाया जाता है, इस फसल को उगाया जाता है, क्योंकि उनको लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए स्टेम्स को डुबो के रखने के लिए। तो रेनी सीजन में इजीली अवेलेबल होगा वाटर, तो इसलिए रेनी सीजन में इनको ग्रो करते, इस फसल की जो फसल ली जाती है वो रेनी सीजन में ली जाती है, इसके पीछे कारण ये वाला। तो कुछ दिनों के लिए वाटर में इमर्स करके रखते हैं। कुछ दिनों बाद में क्या होता है, स्टेम्स रॉट, ROT, रॉट मतलब सड़ जाना या गल जाना, तो स्टेम्स गल जाते हैं। तो क्या होता है, उसके अंदर जो फाइबर्स हैं वो फाइबर्स आर सेपरेटेड, तो वो फाइबर्स एक्चुअली नजर आने लगते हैं। उधर स्टेम गल जाता है तो स्टेम्स गलने से अंदर के फाइबर नजर आने लगते हैं, उनको बाई हैंड अलग कर लिया जाता है। तो हमने पहले बात की कॉटन के बारे में कि उसमें जिनिंग के द्वारा फाइबर्स अलग हो जाते हैं, इसमें तो बाई हैंड अलग कर लेते हैं। तो उसमें लेकिन फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं कॉटन बॉल। और जूट में हमने बात की उसका प्लांट का स्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों में ही फाइबर तो मिल गए हैं, लेकिन फाइबर से अभी तो यार्न और उसके बाद में फैब्रिक बनना बाकी है, फाइबर्स टू यार्न्स। तो इसको फाइबर्स को यार्न में बदलने के लिए, क्योंकि फाइबर्स तो काफी पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं ना, और जो धागा होता है वो उनके मुकाबले मोटा होता है। हमने इसको स्क्रैच किया तो बहुत सारे फाइबर्स निकले थे ना, तो इसका मतलब बहुत सारे फाइबर्स को इकट्ठा करके उनको एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम किया जाता है स्पिनिंग के द्वारा। स्पिनिंग, SPINNING, स्पिनिंग। क्या होती है स्पिनिंग, स्पिन का मतलब तो घुमाना। क्या, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यार्न बनाने की प्रोसेस, यार्न मतलब धागा, धागा बनाने की प्रोसेस फ्रॉम फाइबर्स, क्योंकि फाइबर्स की बात की, फाइबर्स बन चुके अपने ऑलरेडी। फाइबर्स से यार्न बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं नोन एज स्पिनिंग। ये जिनिंग की बाद वाली है। जिनिंग में क्या किया था हमने, सीड्स को फाइबर से अलग किया था, और उसके बाद में उन फाइबर्स को हम स्पिन कराएंगे, घुमाएंगे, लपेटेंगे, तो क्या बन जाएगा, यार्न बन जाएगा, धागा बन जाएगा। शायद आप लोगों ने ऐसा काम करके भी देखा है, अभी बात करें तो आपको याद आएगा। तो उसमें क्या किया जाता है, ए मास ऑफ फाइबर्स। तो फाइबर्स पहले जो मिल गए अपने को, उन फाइबर्स का एक ढेर इकट्ठा किया जाता है, और उस मास का मतलब ढेर,
उस ढेर को क्या कहते हैं, उसमें से फाइबर्स को ड्रॉ किया, उसमें फाइबर्स को खींचा जाता है, पकड़ के फाइबर को खींचा जाता है, एक साथ में एक फाइबर को नहीं खींचते, एक से ज्यादा फाइबर खींचते हैं और उनको ट्विस्ट किया जाता है, ट्विस्ट मतलब लपेटा जाता है, और उनको लपेटते हैं तो जैसे क्या बन जाता है, यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है। तो ये काम कैसे किया जाता है, टूल्स फॉर स्पिनिंग, स्पिनिंग के जो टूल्स हैं, कौन से औजारों से काम होता है, कौन से टूल से काम होता है, तो 3 तरीके से काम होता है। पहला तकली, ये हिंदी का वर्ड है तकली, ये टकली नहीं है, त से तलवार वाला तकली, तकली या हैंड स्पिंडल। तो ये हैंड से चलाने वाला तकली का जो आपको टूल जो फिगर में दिख रहा है, इसमें एक तरह से तो हाथ से इसको पकड़ा जाता है और दूसरा जो एंड है इसका टिप वाला पार्ट, वहां पे एक छोटा सा हुक जैसा स्ट्रक्चर बनी होती है। तो हुक, उस हुक जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें जो फाइबर्स है ना वो जो खींचे जाते हैं, उन फाइबर्स को अटका लिया जाता है, खींचा जाता है और खींचते जाते हैं और लपेटते जाते हैं। शायद आपने ये तकली देखी हो आपके घरों में, आपके पड़ोस में, आपके किसी नेबरिंग में आपने कहीं देखो ये काम किया जाते हुआ। तो उस तकली से उन फाइबर्स को इकट्ठा करते हैं, लपेटते जाते हैं, खींचते जाते, लपेटते जाते, तो इससे क्या बनता है, धागा बनता जाता है। दूसरी मेथड है, दूसरा टूल है चरखा। चरखे के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें इमेज याद आती है महात्मा गांधी जी की, हमारे राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। तो उन्होंने किया था पॉपुलर, इसको पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी। जब हमारे इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ना अंग्रेजों के खिलाफ, तब उन्होंने, गांधी जी ने क्या किया था, इस चरखे को पॉपुलर किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो कपड़े आते थे ना मोस्टली, वो कहाँ से आते थे, इंग्लैंड की कंपनियों से, ब्रिटेन की जो मिल्स थी ना वहां से बन के आते थे, कच्चा माल यहाँ से जाता था, मतलब फाइबर्स यहाँ से जाते थे और वहां से धागे कपड़े तैयार होकर आते थे। तो उन्होंने क्या किया, इनकरेज्ड, लोगों को इनकरेज किया टू वियर, पहनने के लिए, क्या, क्लोथ्स पहनने के लिए, ऑफ हैंड स्पन कॉटन, हाथों से ये स्पिन किया हुआ जो धागा है उससे बना हुआ कॉटन, खुद अपने घर पे बनाओ और खुद अपने कपड़े सिलो और उनको पहनो और क्या मत करो, शन। ये उस वक्त की बात है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमें उनको भगाना था ना, क्योंकि वो हमारी इंडिया की इकोनॉमी का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ सब कुछ लूट रहे थे और यहाँ बेच भी रहे थे, मतलब कंगाल को और कंगाल बना दो। तो शन द इम्पोर्टेड क्लॉथ, इम्पोर्टेड मतलब वहां से इंपोर्ट किए जाने वाले जो क्लोथ थे, कपड़े थे, मतलब वहां क्या करते थे, ले जाते थे, फिर वहां से इंडिया में इंपोर्ट करते थे, यहाँ मंगवाते थे और वो महंगे हो जाते थे। तो उनको शन मतलब रोक देना, उनका इस्तेमाल नहीं करना, उनको उनका बहिष्कार कर देना। शन द इम्पोर्टेड क्लॉथ्स ऑफ ब्रिटिश मिल्स, तो इंग्लैंड की मिल्स में बने वाले जो कपड़े थे उनको ना पहनने के लिए बोला था उन्होंने। तो चरखा, दूसरा, चरखे में भी क्या किया जाता है, उसमें भी फाइबर्स का जो मांस होता है उससे फाइबर्स खींचे जाते हैं, फिर उनको घुमाया जाता है चरखे में। स्पिनिंग मशीन, थर्ड वाली मशीन, जो कि मॉडर्न जमाना आ गया तो मैकेनिकल काम हो गया, तो इसमें मशीन्स का इस्तेमाल होता है, तो इसमें टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है और बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा यार्न बनाया जा सकता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन यार्न, कॉटन का यार्न बन जाएगा बहुत कम समय में बहुत ज्यादा। तो यार्न बनकर रेडी हो गया, तो फाइबर से यार्न बन गया। अब इस यार्न से क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, फैब्रिक। फाइबर से यार्न बन गया और यार्न से अब क्या बनेगा, फैब्रिक, कपड़ा बनाना है। तो उसके बारे में बात करते हैं। मेथड, वीविंग एंड निटिंग, 2 मेथड्स होती है इसके लिए। पहली वीविंग है और दूसरी निटिंग में जो के है वो साइलेंट है, आवाज उसकी नहीं आती है जरूर लेकिन आवाज नहीं है कि गूंगा है वो। सो निटिंग। तो पहले बात करते हैं वीविंग के बारे में। हमारे पास क्या तैयार है, हमारे पास धागे रेडी हैं, यार्न्स बन चुके हैं। अब इस धागे को हमें क्या करना है, तो हमने शुरुआत में एक एक्टिविटी में ये देखा था कि हमारी जो शर्ट है उसको हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा, तो उसमें क्या दिखे हमें उसमें एक नेटवर्क देखा, जाल बिछा हुआ देखा था। किसका, वो किसका जाल बिछा हुआ था, वो धागों का जाल था। तो उसमें धागे 2 तरह से सेट थे, एक तो ऊपर से नीचे और एक लेफ्ट टू राइट, तो 2 तरह से सेट थे ना। और हमने फिर ये बात की थी कि ये देखो धागा ही निकल रहा है इस तरह से, ठीक है। मैं बार बार आपको वही धागा दिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक अच्छा एग्जाम्पल मिल गया इसलिए दिखा रहा हूँ। तो इसका मतलब इसमें धागे 2 तरह से अरेंज है, ठीक है। तो ये जो बुनाई है, विविंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनाई। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, अरेंज करना, किसको, 2 सेट्स ऑफ यार्न्स, धागे के 2 सेट, एक इधर से ऐसे जाते हैं और ऊपर से नीचे जाते हैं, क्लियर। तो या ऐसे ऊपर से नीचे और बाएं से जाए, तो 2 तरीके अरेंज करते हैं, 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, एक साथ में, टू मेक ए फैब्रिक, तो एक कपड़ा बन जाता है। तो एक फैब्रिक बनाने के लिए धागे के 2 सेट्स चलते हैं, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे चलते हैं, राइट एंगल पे चलते हैं, तो अरेंज होता है, कपड़ा बन जाता है, इज नोन एज वीविंग।
तो मेरी शर्ट किससे बनी है, कौन सी मेथड से बनी है, वीविंग से बनी है। ओके, तो उसमें धागे के 2 सेट का इस्तेमाल होता है। ओके, तो आपको एक एक्टिविटी करनी है, वो एक्टिविटी करके आपको अपनी एक्टिविटी नोटबुक में चिपकाना भी है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको उसके लिए पेपर चाहिए, आपकी नोटबुक का एक पेपर। एक्चुअली आप हाँ 2 पेपर्स ले लीजिए, आपकी नोटबुक के रफ नोटबुक के 2 पेपर्स ले लीजिए। आप उन दोनों को अलग अलग कलर्स भी कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर कलर्ड पेपर हैं तो आप उनको यूज़ कीजिए। आपने दोनों पेपर्स ले लिए। अब इसके बाद में क्या करेंगे, आप दोनों पेपर्स में से करीबन 2 सेंटीमीटर की विड्थ, चौड़ाई की पट्टियाँ काट लीजिए। ओके, 2 सेंटीमीटर की विड्थ मतलब चौड़ाई की पट्टियाँ काट लीजिए। अब क्या करना है, एक पेपर था वो दूसरे कलर का, दूसरा पेपर अलग कलर का, तो 2 अलग अलग कलर की पट्टियां हमें मिल गई हैं, स्ट्रिप्स मिल गई है। अब क्या करना है हमें, जो ये पट्टियां हैं, इस पेपर की पट्टियां, उनको एक ऐसे के ऊपर से नीचे की तरफ रख देना है, आपके टेबल के ऊपर अरेंज कर दिया आपने। उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे की पट्टियां, एक पट्टी लेंगे और इन पट्टियों के एक नीचे की तरफ, फिर दूसरी पट्टी के ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऐसे करते हुए अरेंज करेंगे। आपने शायद अपने घर पे चारपाई बनाते वक्त या पलंग, दीवार का पलंग का इस्तेमाल करते हो तो वहाँ उसमें आपने देखा होगा इस तरह से करते हुए। फिर दूसरी पट्टी लेंगे वाले दूसरे कलर की, फिर उसको इसी तरह से। इस बार क्या करेंगे, शुरुआत अगर नीचे से की थी तो इस वाले की शुरुआत ऊपर से करेंगे, अपोजिट, फिर नीचे से, ऊपर से नीचे से। ओके, तो ये वाली प्रोसेस करते करते वो सारी पट्टियाँ इसमें लगा देंगे और उसके बाद में इनको सबको पास पास कर देंगे, अरेंज हो जाएंगी सारी पट्टियाँ। उसके बाद में आप क्या कर देंगे, इनको स्टापल कर देंगे, चारों तरफ से चिपका देंगे। और फिर आप इसको कहाँ चिपकाएंगे, अपनी एक्टिविटी नोटबुक के अंदर। तो आपने क्या किया, 2 सेट्स का इस्तेमाल किया, एक ऊपर से नीचे वाले और एक बाएं से दाएं या दाएं से बाएं वाले। तो 2 सेट का इस्तेमाल करके आपने क्या किया, वीविंग का काम किया। तो ये लेकिन ये कपड़ा नहीं बना, ये क्या बन गया, पेपर की शीट बन गई। तो ये आपने समझा कि इसमें 2 सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से कपड़ा बनाने के लिए, कॉटन का कपड़ा बनाने के लिए भी 2 सेट्स का इस्तेमाल किया जाता है वीविंग करने के लिए। तो ये इसमें एक्चुअली काम कहाँ होता है, ये लूम्स में होता है, करघों में होता है, वहां पे ये ताना बाना बुना जाता है, लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे वाला और लेफ्ट टू राइट वाला। तो एक इसके 2 तरीके, ये लूम्स 2 तरह के होते हैं जहाँ पे काम होता है। पहले तो होते हैं हैंड लूम्स, जहाँ पे काम मैनुअली ऑपरेट होता है, अपने हाथों से इंसान करते हैं। दूसरा है पावर लूम्स, जो पे मशीन्स के द्वारा होता है, ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें टाइम भी कम लगता है और लेबर भी कम लगता है। ये वाला हैंडलूम, तो हैंडलूम, लेकिन हैंडलूम में मजबूती ज़्यादा होती है। क्लियर, तो आपने कई शॉप्स में देखा होगा हैंडलूम के टेक्सटाइल मिलते हैं, हमारे हैंडलूम गारमेंट्स हम यहाँ पे बेचते हैं। तो ये हैंडलूम वाले, इसमें एक्चुअली मजबूती ज़्यादा होती है, तो क्योंकि हाथों से इसको बनाएंगे, हाथों से वो ताना बाना बुना जाता है, ऊपर से इसको ठोक ठोक के पहले ये वाली पट्टी लगाएंगे, पट्टी नहीं लगाएंगे, पट्टी तो हमने पेपर की बात की थी तब बात की, यहाँ तो क्या लगाया जा रहा है, धागे लगाए जा रहे हैं, फिर उनको फंसाया जाएगा, फिर उनको फंसाया जाएगा, उनको फंसाया जाएगा, फंसा के तो ऐसा कपड़ा बनता है। तो हैंडलूम और पावरलूम 2 तरह की, पावरलूम में टाइम कम लगेगा। सेकंड जो मेथड है निटिंग, उसकी बात करते हैं। निटिंग भी एक तरह की बुनाई ही है, इसमें भी कपड़ा ही बनता है, लेकिन इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है कि उसमें 2 सेट्स थे, इसमें केवल 1 सेट है। डेफिनेशन तो वही है सेम, केवल एक सेट का डिफरेंस है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 1 सेट, 2 सेट्स की बजाय 1 सेट ऑफ yarn ओनली टू मेक ए फैब्रिक इज नोन एज निटिंग। तो इसमें निटिंग जो वर्ड है एक्चुअली वो किससे बना है, नॉट से बना है। KNOT वर्ड होता है नॉट, इसमें भी के साइलेंट है, इसका मतलब होता है गांठ। इसको आप गठान बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, गांठ बांधते हैं ना, तो उस गांठ से, नॉट से बना वर्ड निट और निटिंग वर्ड बन गया। तो निटिंग में गांठ का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, इसमें एक्चुअली धागे का एक ही सेट इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो पूरा कपड़ा बुनने के बाद में लास्ट में गांठ बांध दी जाती है। अगर वो गांठ नहीं बांधी जाएगी तो क्या होगा, पूरा कपड़ा, क्योंकि एक सिंगल सेट था तो पूरा कपड़ा उधड़ जाएगा। आपने कभी ऐसा देखा है, अगर नहीं देखा तो आप देखिए, आप कोई पुराना कपड़ा आपका, पुराना कोई स्वेटर हो जो कि काम नहीं आता है, पुराना स्वेटर, ऊनी स्वेटर, तो उसको आप क्या करिए, उसका एक धागा कहीं से काट लीजिए और उस धागे को खींचते जाइए, क्या होगा पता आपको, पूरा स्वेटर उधड़ जाएगा। लेकिन हमारी शर्ट में ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको खींचूंगा अभी, मान लो खींचूंगा अभी, तो क्या होगा, मैं खींचूंगा नहीं, मेरी शर्ट खराब होगी ना। लेकिन अगर मैंने खींचा भी, आप ऐसा अपने कोई दूसरा खराब कपड़ा ले लीजिए, तो उसमें एक इसको खींचेंगे तो क्या होगा, उसको मैंने खींच लिया, ओके, तो क्या हुआ, केवल ये यहाँ से केवल एक धागा खींचा, यही अलग हुआ, बाकी मेरी शर्ट पे और कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, ये धागा तो यहाँ से निकल गया, ओनली इतना धागा निकल गया। लेकिन
अगर ये करता मैं वीविंग निटिंग वाले कपड़े में, स्वेटर पे करता तो क्या होता, अगर कोई धागा निकला होता तो पूरा स्वेटर उधड़ जाता, पूरा अनरवल हो जाता, उधड़ जाता। लेकिन इस वीविंग वाले कपड़े में ऐसा नहीं हो, क्योंकि इसमें दो सेट हैं, ऐसे भी चल रहे हैं और ऐसे भी चल रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, वीविंग और निटिंग। एग्जाम्पल देखिए, सॉक्स, मोजे, स्वेटर्स एक्सेट्रा। तो ये भी दो तरीके से बनाई होती है, बाई हैंड्स एंड बाई मशीन्स। वही कहानी, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। अब एक आपकी जो पहली जो दोस्त है उसने एक क्वेश्चन पूछा है आपकी बुक में कि उसने देखा है कोकोनट का बाहर जो सरफेस होती है वहां पर भी ब्राउन कलर की फाइबर जैसी स्ट्रक्चर होती है। आपने भी देखा होगा सब लोगों ने, नारियल में बाहर की तरफ फाइबर्स होते हैं खूब सारे। तो उसका सवाल है कि क्या उन फाइबर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है कि कहीं पर फैब्रिक बनाने के लिए? यस। तो उस फाइबर का तो नाम है कोयर, COIR। ये किसका फाइबर है? कोकोनट का। फाइबर्स फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट्स। कोकोनट के बाहर की जो कवरिंग है वहां जो फाइबर्स हैं उनका नाम क्या है? कोयर। और इससे बनने वाले फैब्रिक का नाम है फैब्रिक्स यूज्ड इन। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? देखिए, आपने सबने देखे होंगे, डोरमेट, दरवाजे में बिछाने के लिए मैट, मैट्रेसेस जो गद्दों के अंदर भरा जाता है वो, ब्रशेस, ब्रश बनाने में, एंड फ्लोर मैट्स, फर्श पे बिछाने के लिए मैट्स। तो इनमें इस्तेमाल किया जाता है। इससे कपड़े तो नहीं बनेंगे वैसे, लेकिन इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है, तो वो भी एक तरह का फैब्रिक ही समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हमने बात की, पूरी कंप्लीट हो गई हमारी बात यान से फैब्रिक बनाने के बारे में। और कपड़ा बन गया, फैब्रिक बन गया, लेकिन हम बात करें हिस्ट्री के बारे में। साइंस में हिस्ट्री की बात करें, यस, थोड़ी सी कपड़े के बारे में हिस्ट्री की बात करते हैं। ये एंशिएंट टाइम्स में, प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में लोगों के पास जब कपड़े का तो नॉलेज ही नहीं था, तब वो लोग क्या करते थे? तो देखो, वो लोग, उनके पास दो चीज़ें थी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो उनका यूज करते थे। कैसे? प्लांट्स से वो लेते थे बार्क, छाल, और प्लांट्स की लेते थे बड़ी बड़ी वाली पत्तियां। तो वो छाल और पत्तियों का इस्तेमाल करते थे अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को ढकने के लिए, या फिर वो इस्तेमाल करते थे एनिमल्स का। एनिमल्स के कौन से पार्ट्स का? एनिमल्स की स्किन, क्योंकि वो खाते भी थे एनिमल्स को, तो एनिमल्स की स्किन का इस्तेमाल करते थे, या फिर एनिमल्स के फर, जो उनके बाल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। ये एंशिएंट टाइम्स की बात है। उसके बाद में जब उसने नदियों के पास रहना सीखा, तो उसने देखा कि इनको अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट्स, जैसे कि वाइन्स, आपने देखा होगा, बेलें, तो इन बेलों को घास के साथ में स्टिच करके उसने उनको फैब्रिक बनाना शुरू किया, उनको पहनना शुरू किया। हमारे इंडिया में प्राचीन जो सिविलाइजेशन, उसके बारे में ये कहा जाता है, पता लगा है कि जो गंगा नदी है, गंगेज, उसके किनारे पे लोगों ने रहना शुरू किया था, और उसके पास में उन्होंने कॉटन को ग्रो करना शुरू किया। उनको कॉटन मिला और कॉटन को ग्रो करना शुरू किया, फिर कॉटन के उन्होंने फैब्रिक्स बनाए, उनको यूज़ किया। इसके अलावा एक कंट्री का आपने नाम सुना होगा, इजिप्ट, उसको हिंदी में बोलते हैं मिस्र देश अफ्रीका में है। तो वहाँ पर एक रिवर है नाइल, तो नाइल रिवर के किनारे पर उन्होंने वहाँ पर दो तरह के प्लांट्स उगाए, कॉटन, दूसरा उगाया उन्होंने फ्लैक्स, FLAX। तो ये फ्लैक्स आप फिगर में देख सकते हैं। तो इन दोनों प्लांट्स को उन्होंने उगाया, वहाँ पे इन दोनों के उन्होंने फैब्रिक्स बनाए, फिर उनके फाइबर्स से बनाए। लेकिन तब तक उन्होंने फैब्रिक तो बनाए, इंडिया में भी बने और इजिप्ट में बने, लेकिन तब तक स्टिचिंग नहीं आता था, क्योंकि सुई का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था। तो वो कपड़े कैसे होते थे? विदाउट स्टिचिंग, मतलब बिना सिले हुए। तो तब तक वो क्या करते थे, उन कपड़ों को अपने बॉडी के पार्ट्स पे लपेट लेते थे बस। लेकिन उसके बाद में जब स्टिचिंग का, मतलब शूइंग निडल, सुई का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, उसके बाद से कपड़ों को सिला जाने लगा। उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई। आज तो हम बात करते हैं कि कितने सारा डिज़ाइंस आ गए हैं, पैटर्न्स आ गए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज इस ज़माने में भी देर आर सम क्लोथ्स विच आर गेटिंग स्टिल यूज्ड इन अनस्टिच्ड फॉर्म। आज भी उनको अनस्टिच्ड फॉर्म में ही पहना जाता है। पता है आपको, उनको आज भी सिला नहीं जाता है। कोई एग्जाम्पल याद आया आपको? यस, जैसे कि मम्मा की साड़ी, पापा की धोती या लुंगी, या अंकल का टर्बन, साफा, पगड़ी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आज भी अनस्टिच ही पहना
जाता है। तो इस तरह से ये पूरे चैप्टर में हमने बात की कि किस तरह से कपड़े बनाए जाते हैं, उनके बीच में प्रोसेसिंग क्या होती है और कैसे कपड़ा बन के हम उसके बाद में उसको पहनते हैं। तो ये वाली बात खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में। वी विल गो डायरेक्टली इनटू द एक्सरसाइजेस। व्हाट आर द क्वेश्चंस? 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर में, ज़्यादा नहीं है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। ये फाइबर्स दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं कुछ के, उनको क्लासीफाई करना मतलब टाइप्स में बांटना है। कौन से टाइप्स में बांटना है? नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में कौन सा है उनमें, और सिंथेटिक कौन सा है। तो दो तरह के हमने फाइबर्स की बात की थी, नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिएस्टर, जूट। तो नायलॉन लिखेंगे, सॉरी पहले नेचुरल लिखेंगे, इसके बाद में सिंथेटिक लिखेंगे। तो नेचुरल कौन कौन से इसमें जो दे रखे हैं, उसमें वूल, कॉटन, सिल्क एंड जूट, ये तो नेचुरल है। वूल किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है, शीप की बात करें। कॉटन किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से, एनिमल है वो। जूट किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो ये सब के सब क्या होगी? नेचुरल। और सिंथेटिक में दो बचे केवल इस एग्जाम्पल में जो हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। जो धागा होता है वो फाइबर से बनता है। यस, करेक्ट। उसको खींचते हैं और ट्विस्ट करते हैं, धागा बन जाता है। नेक्स्ट, स्पिनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। स्पिनिंग जिसमें खींचते हैं और घुमाते हैं, तो वो फाइबर बनाने की प्रोसेस है। नहीं, ये तो जस्ट उल्टा बता दिया ना, तो ये गलत है। ये प्रोसेस किसकी है? ये इससे क्या बनता है? इससे यार्न बनता है। नेक्स्ट, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, सी, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोकोनट की बाहर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? हमने पहली ने एक क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसका नाम है उसको बोल आउटर कवरिंग ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? कोयर बोलते हैं। वो ये जूट नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, डी, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड जिनिंग। जिनिंग की प्रोसेस में कॉटन की सीड को अलग किया जाता है। तो यस, ये हमने बात की इसके बारे में, तो ट्रू। नेक्स्ट इज, वियरिंग ऑफ यार्न मेक्स ए पीस ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स के पीस बनाने के लिए वीविंग, सॉरी ये वीविंग आएगा, वियरिंग नहीं होगा, वीविंग। वीविंग और यार्न या धागे की बुनाई से कपड़ा बन जाता है। तो यस, दैट इज करेक्ट, ट्रू। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए प्लांट। प्लांट की स्टेम से मिलता है सिल्क का फाइबर। सिल्क की फाइबर की तो बात ही हमने की नहीं है वैसे इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन किया ओनली, क्योंकि 7th क्लास में पढ़ना है। वैसे भी प्लांट की स्टेम से तो कौन सा फाइबर मिलता है? जूट वाला, जूट। तो दिस आंसर इज झूठ। झूठा है मतलब गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? अगर सही करना था तो यहाँ पे आना चाहिए था जूट, तो आंसर करेक्ट होता, अदरवाइज ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज, पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। पॉलिएस्टर नेचुरल फाइबर कैसे हो सकता है? ये तो क्या है? आर्टिफिशियल है। हमने बात की थी नायलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने हैं। प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। प्लांट फाइबर किससे मिलते हैं? ब्लैंक एंड ब्लैंक। हमने 2 की बात की, 2 एग्जाम्पल की बात, हमने ज़्यादा की बात की थी, 2 ही लिखने, तो कॉटन एंड जूट लिख दिया, आंसर हो गया। एनिमल फाइबर्स आर, एनिमल फाइबर कौन कौन से हमने बात की है? 2 की बात की हम लोगों ने, सिल्क एंड वूल। वैसे एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल्स में कब पढ़ेंगे? 7th क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो कॉटन और जूट प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं? तो कॉटन किससे मिलता है? हमने बात की कॉटन बॉल से, जो कि क्या उसका है? फ्रूट। जूट किससे मिलता है? हमने बात की उसके स्टेम को पानी में डुबो के रखते हैं, तो उसका स्टेम है ना, उससे फाइबर मिलते हैं। तो ये दोनों में, एक में फ्रूट आएगा, एक स्टेम आएगा। फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट गिव्स कॉटन फाइबर्स और स्टेम ऑफ जूट प्लांट गिव जूट फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 ही तो क्वेश्चन बचे। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स। कोकोनट फाइबर्स से बनने वाले कोई 2 आइटम्स के नाम। हमने तो 4-5 लिखे थे ना, केवल 2 लिखने हैं आपको। तो रॉप्स, रस्सियाँ, कोरियन मैट्रेसेस, इसके अलावा आप लिख सकते क्या? डोरमेट, फ्लोर मैट, एट्सेट्रा। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आपको डायग्राम भी बनाना होगा, तकली वाला। चरखे का भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहो तो, लेकिन एक डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तकली या चरखे में से, और दोनों बनाने हो तो वेरी गुड। स्पिनिंग प्रोसेस इज यूज फॉर मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। यार्न, YARN आएगा, धागा आएगा यहाँ पे, यार्न। ये गलती से RN को क्या कर दिया? M ही कर दिया मैंने।
तो फाइबर से धागा जो बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, क्योंकि उसमें धागे उसमें फाइबर को क्या करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं. सो इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. फाइबर्स को खींचते हैं और उनको घुमाते रहते हैं. दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टू फॉर्म ए यार्न. और इस तरह से एक क्या बन जाता है, धागा. दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर. क्वेश्चंस concluded, chapter be concluded.